हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संभवतः है कि 2 दिन आपको मिले थे, रिवीजन आपने कर लिया होगा। ब्रह्मास्त्र धीरे धीरे आपका तैयार हो रहा होगा। ब्रह्मास्त्र तैयार करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही लगभग 13-14 चैप्टर में ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर हम समाप्त करेंगे, तो वो ब्रह्मास्त्र तब तक आपका तैयार हो जाना चाहिए और मैं भी आपको उसमें दोबारा से हेल्प करूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 पार्ट 9 लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले करते हैं रिवीजन। लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी, तो बात ये हुई थी जो अमाशय है, जो अमाशय है यहाँ पर जो बक्कल कैविटी है, और ये नोस्टल कैविटी है, तो यहाँ से जब भोजन आगे की तरफ आया था, तो ये क्या है, ये क्रस्ट नहीं है, इसके अंदर एपिग्लैटिस है, यहाँ ये अमाशय है, ठीक है। तो अमाशय में ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर भोजन जो है अर्ध तरल अवस्था में है, काइम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। तो यहाँ से आगे ये डी आकार में, यहाँ से छोटी आंत में भोजन जाना है, लेकिन छोटी आंत में जो भोजन पचता है वो 3 रसों की सहायता से पचता है, ठीक है। वो 3 रस क्या आपके क्लियर हैं? क्या वो तीनों रस क्लियर हैं? उन तीनों रस में से कौन से रस के माध्यम से पाचन हो रहा है, कौन से रस के माध्यम से पाचन नहीं हो रहा है, ये सारी बातें क्लियर हैं आपकी। भाई सबसे पहले यहाँ पर इस ड्यूडेनम को किसने? यकृत ने, ये यकृत है, तो यकृत ने एक रस बना के दिया किसको? वो गॉल ब्लैडर को। किसको? गॉल ब्लैडर को, पित्ताशय को। और पित्ताशय ने किसको दे दिया? वो ग्रहणी को दे दिया, ठीक है। तो ये आपके क्लियर होना चाहिए। ये इकट्ठा यहाँ पर होगा, बनेगा यकृत में, और यूज कहाँ पर होगा? इसका यूज होगा छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में यानी कि ड्यूडेनम में। अब यहाँ पर एक क्या है, एक रस और आ रहा है, और वो रस कौन सा है? वो अग्नाशय रस है। क्या है? वो अग्नाशय रस है। ये पैनक्रियास, ठीक है, पत्ती के आकार में। तो यहाँ पर बनने वाला रस अग्नाशय रस, तो वो क्या है? वो यहाँ पर आता है। और तीसरा रस यहीं पर जो इसकी कोशिकाएं होती हैं ड्यूडेनम की, यहाँ पर एक रस साबित होता है। ये तीनों रस आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसके पश्चात हम फिर छोटी आंत में डाइजेशन को समझेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो क्या होगा? आंत में पाचन, ठीक है। तो आंत में पाचन तो तभी समझ पाओगे जब आप इन रसों को समझते होंगे। इसीलिए हमने इससे पहले आपको क्या है, तीनों रसों के विषय में बताया। तो यहाँ पर ये जो स्रावित हो रहा है, जो बन रहा है, ये कौन सा है? पित्त रस। कौन सा है? पित्त रस। तो सबसे पहले बात को समझना है रिवीजन में कि पित्त रस कोई पाचन नहीं कर रहा है। पित्त रस क्या हो रहा है? ये जो काइम आया है, तो यहाँ पर ये कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में। कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में है। काइम कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में है। और यहाँ पर डाइजेशन किस चीज का हो चुका है? यहाँ पर 2 चीज का डाइजेशन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, और प्रोटीन का भी डाइजेशन हो चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो बक्कल कैविटी में हो गया था, या अमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं हुआ है, ठीक है। किसका पाचन हुआ है? प्रोटीन का। अब ये बन चुका है अर्ध तरल अवस्था में। किस में गया? ये ग्रहणी में गया, ठीक है। ग्रहणी में 21 चीज का पाचन बचा हुआ है, तो अभी वसा का पाचन बचा हुआ है। किसका? इधर लिख लीजिए, वसा का पाचन बचा हुआ है। तो वसा को पचने के लिए क्या चाहिए? वो भाई किसी भी चीज के डाइजेशन के लिए हमने बताया था कि जल और एंजाइम का होना जरूरी है। जल क्या करता है? जल उसे क्या करता है? घोल लेता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो जल में घुलनशील, जब आपने देखा होगा जो तेल होता है, घी होता है, उसको पानी में गिरो तो पानी में क्या होता है? वो ऊपर ऊपर तैरता है। क्या वो जल में जाता है? तो वसा जल में घुलनशील नहीं है, तो इसलिए इसका अभी तक पाचन नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहां से यकृत के द्वारा ये पित्त रस जो बनेगा, इमल्सीकरण प्रोसेस के द्वारा वो क्या काम करेगा? इस वसा को जल में घुलनशील बना देगा। हो गया काम।
जब ये जल में घुलनशील हो गया तो इधर से अग्नाशय रस के द्वारा, अब इसमें कोई एंजाइम नहीं है, पित्त रस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है, ये केवल क्या करता है, ये पाचन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो आंत्र रस है, जो आंत्र रस है और जो अग्नाशय रस है, अग्नाशय रस, तो इन रसों में क्या होता है, इनमें एंजाइम है, इनमें एंजाइम है, तो इन एंजाइमों की सहायता से यहाँ पर क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो अग्नाशय रस है, तो आपको ध्यान रखना है टॉल, क्या ध्यान रखना है, टॉल। तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, तो इन के माध्यम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाचन हो जाएगा। तो यहाँ किसका है, हो रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, वसा का भी हो रहा है और प्रोटीन का भी हो रहा है, तो तीनों का ही क्या है, वो पाचन कर देगा। आंत्ररस में क्या है, जो आंत्ररस में आपने पढ़ा था, तो आंत्ररस में यहाँ प्रोटीन का एक तो इरेप्सिन है, कौन सा, इरेप्सिन है, और पेप्टिडेज है, कौन सा, पेप्टिडेज है। ये तो क्या कर रहा है, ये प्रोटीन का पाचन कर रहा है। और यहाँ पर हमने सुक्रेज को पढ़ा था, हमने माल्टेज को पढ़ा था, और हमने क्या, लाइपेज को पढ़ा था। एक और है यहाँ पे जो वसा का पाचन कर रहा है, सुक्रेज है, माल्टेज है और लैक्टेज है, कौन सा, लैक्टेज है। यहाँ पर ये लैक्टेज, ये भी, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, ये तीनों ही किसका पाचन कर रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया। और वसा का पाचन कौन कर रहा है, लाइपेज कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या काम करा, कुछ इसने तोड़ा, टाल ने तोड़ा, और कुछ इन्होंने तोड़ा। फाइनली यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ये ग्लूकोज बन गया। और जब आपने स्टार्टिंग में चैप्टर को पढ़ा था तब यही तो सीखा था कि भोजन को जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या है, वो पाचन है, जो लेसन नंबर 2 में हमने चैप्टर का नाम दिया था पाचन तंत्र। तो पाचन में यही तो था। अब यहाँ पर प्रोटीन, 3 ही मुख्य पोषक पदार्थ थे और तीनों का ही पाचन क्या है, हो चुका है। हालांकि पाचन की जो स्टार्टिंग है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके लास्ट में ये सरल फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पर ये सरल फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पर भी आपको अमीनो अम्ल मिल गया है, यहाँ पर भी आपको अमीनो अम्ल मिल गया है, और यहाँ पर भी क्या है, ग्लूकोज मिल गया है, और यहाँ पर भी क्या है, ये वसीय अम्ल, ये आपको मिल चुका है। ठीक है, ये लाइपेज के माध्यम से। तो यहां तक की यदि बातें क्लियर हों तो फिर हम बात करते हैं छोटी आंत में आज पाचन की। ठीक है, छोटी आंत में पाचन की। इन रसों को यदि आप जानते हैं तो फिर यहाँ पर एक पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होगा, मैं रफ कर देता हूं, यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें बहुत डीपली तरीके से हमने आपको बताई थी। अब आज का जो टॉपिक आपको डालना है, आज का डालना है छोटी आंतें पाचन। आज का जो टॉपिक डालना है वो छोटी आंतें पाचन। ये सीधा डालिए, आंत डालिए, इंटेस्टाइन। ठीक है, टॉपिक डालिए आंत, क्योंकि छोटी आंतें पाचन को भी लगभग आप पूर्ण कर चुके हो। ठीक है, आंत, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में अब यहाँ इंटेस्टाइन जो 2 प्रकार से देखने को मिलती है। जो इंटेस्टाइन होती है लगभग 22 फीट की होती है। कितना, 22 फीट की होती है। अब यहाँ पर ये कई बार आपको छोटी आंत और बड़ी आंत वाला ऑप्शन ये परेशान करता होगा। तो जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत होती है, अब यहाँ पर एक तो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। और एक क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत लिख लीजिए और बड़ी आंत। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत का चक्कर क्या है। देखिए, यहां पर
जब अमाशय से ये छोटी आंत की स्टार्टिंग हो रही है, ये क्या है, ये आपका अमाशय है। क्या है, अमाशय। तो अमाशय से जब यहाँ पर ये छोटी आंत की स्टार्टिंग हो रही है, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। तो जो छोटी आंत है उसके सबसे ऊपर के भाग को ग्रहणी को अपने रसों की वजह से थोड़ा बहुत समझा, ठीक है। तो यहाँ छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत का जो डायमीटर होता है ये क्या होता है, ये छोटा होता है, ये डायमीटर छोटा होता है, व्यास। अरे सर्किल जो होता है, सर्किल में यहाँ पर ये केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली चीज को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या का दूसरा क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसका जो व्यास होता है वो कम होता है। क्या होता है, वो कम होता है। और जो बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत का जो व्यास होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ये मान लीजिए जैसे पाइप होता है ना, एक छोटा पाइप और एक मोटा पाइप, तो यही क्या है, यहाँ पर इसका डायमीटर क्या है, ये ज्यादा है, इसका व्यास क्या है, वो ज्यादा है, और इसका व्यास कम है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसको बड़ी आंत बोलते हैं, इसको छोटी आंत बोलते हैं। वरना यदि हम इस 22 फीट में से देखें तो 17 फीट की तो क्या होती है, 17 फीट की तो छोटी आंत होती है, और बाकी कितना बचा, ये 5 फीट की होती है। कितना, 5 फीट की होती है। तो नोट कीजिए इस बात को जल्दी से, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं किसको, आंत को समझ रहे हैं, ठीक है। आंत को समझ रहे, छोटी, जब अमाशय के पश्चात आप छोटी आंत पाचन को पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो हो गया ये, यदि हो गया हो तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपका ये हो गया हो तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये हम आपको पहले ही बता चुके थे, इस पार्ट को बाद में लेंगे। यहां पर जो छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत में क्या होता है, इसी चित्र को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो छोटी आंत में क्या होता है, यहां पर ये जो एस है, डी आकार में है, ये क्या है, ये ड्यूडेनम है। क्या है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। अब यहां पर ये इस प्रकार से फिर टर्न होगा, तो ये क्या होगा, ये जेजुनम है। क्या है, ये जेजुनम, जेजुनम। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइंस के ज्यादातर शब्द क्या होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आप इसे डेडोनम लिख लीजिए, डेडोनम, डेडोनम। तो यहां पर छोटी आंत का जो पहला पोर्शन होता है, जिसमें आपने 3 रसों की सहायता से पाचन होना है, तो वो क्या है, वो ड्यूडेनम है। अब यहां पर इसका सबसे बड़ा भाग, इसका सबसे बड़ा भाग ये क्या होता है, ये इलियम होता है। क्या होता है, इलियम होता है। तो यहां पर छोटी आंत के 3 पार्ट है। एक तो क्या है, ड्यूडेनम है, एक क्या है, जेजुनम है, और ये तीसरा और सबसे बड़ा भाग क्या है, इलियम है। ठीक है, तो इस बात को आप आगे बढ़ाइए, इस बात को आप आगे बढ़ाइए। हो गया। तो यहां पर अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, थोड़ा सा रफ करूंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब ये पोर्शन भी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर टॉपिक आपका चेंज होना चाहिए, छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, ये टॉपिक डाल लीजिए आप, छोटी आंत में पाचन। ठीक है, छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत पूरी आपके सामने है, छोटी आंत पूरी आपके सामने है, 17 फीट की होती है।
ऊपर का पोर्शन ड्यूडेनम है, मध्य का पोर्शन जेजुनम है और सबसे बड़ा पोर्शन इसका इलियम होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में लिख लीजिए 3 रसों की सहायता से पाचन होता है, पाचन होता है, ठीक है, पाचन होता है। अब वो रस कौन से हैं, वो रस कौन से हैं, पित्तरस, जो आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पित्तरस, अग्नाशय रस, और आत्रस। आत्रस साथ ही साथ रसांकुरों के माध्यम से, रसांकुरों के माध्यम से इसमें अवशोषण भी होता है, अवशोषण भी होता है। अब ये भी हम आपको बता चुके हैं, लास्ट क्लास में बताया था कि यहां पर ड्यूडेनम में ही यहां पर इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से यहां पर रसांकुर होते हैं जिन्हें विली बोलते हैं, ठीक है। अब ये अवशोषण यहीं पर हो जाता है, जो जेजुनम होता है और ये इलियम होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल यही कार्य होता है, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया तो वो पूर्ण हो चुकी है, पाचन की प्रक्रिया वो पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो लिखेंगे साथ ही साथ रसांकुरों के माध्यम से इसमें अवशोषण भी होता है। यह कार्य मुख्य रूप से जेजुनम, यह कार्य मुख्य रूप से जेजुनम और इलियम में होता है, और इलियम में होता है, इलियम में होता है, ठीक है। मुख्य रूप से जेजुनम और इलियम में होता है। लिखना चाहो तो इसमें लिख लो सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। अब आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आंत होती है, आंत में सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी आंत कौन सी है, वो छोटी आंत है। कितनी होती है, 17 फुट की। छोटी आंत में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, इलियम का होता है। इलियम का मुख्य कार्य क्या है, इलियम का मुख्य कार्य और जेजुनम का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, वो भोजन को अवशोषित करना। यहाँ ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, ड्यूडेनम में पाचन हो रहा है। किसकी सहायता से पाचन हो रहा है, 3 रसों की सहायता से पाचन हो रहा है। कौन सा, पित्तरस, अग्नाशय रस और स्वयं आत्रस, ठीक है। इन रसों की सहायता से पाचन हो रहा है। तो छोटी आंत में जो पाचन होता है 3 रसों की सहायता से होता है, और साथ साथ में इसमें अवशोषण का कार्य भी होता है। मुख्य रूप से अवशोषण का कार्य जेजुनम और इलियम में होता है, और इलियम क्या होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। तो ये तो बात रही किसकी, ये बात रही हमारी छोटी आंत की, ठीक है। और आंत कितनी, आंत क्या होती है, आंत ये जो टोटल लेंथ की बात करें 17 फीट की होती है, और 17 फीट में इसमें अमाशय के जस्ट बाद जो कायम भोजन जाता है वो छोटी आंत से लगा होता है। अब बात करते हैं बड़ी आंत की, अब बात करते हैं बड़ी आंत की, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं और फिर एक चित्र बनाते हैं। यहां पर ये छोटी आंत को तो आपने समझ लिया, ये छोटी आंत को आपने समझ लिया। अब बात करेंगे हम
यहाँ पर जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, ये ड्यूडेनम, ये जेजुनम और ये इलियम। ये क्या है? इलियम। तो यहाँ पर ये चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब फोकस करेंगे पर बड़ी आंत पे। तो यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ से ये बड़ी आंत है। ये क्या है? ये बड़ी आंत है। अब बड़ी आंत को समझने से पहले आपको समझना होगा किसको? यहाँ पर इसको समझना होगा और फिर हम बड़ी आंत की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये बड़ी आंत है। ये क्या है? बड़ी आंत है। तो सबसे पहले समझेंगे बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, छोटी आंत का डायमीटर कम होता है। तो यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में पाचन नहीं लिखेंगे, ये बात समझेंगे। बड़ी आंत लिखेंगे लेकिन बड़ी आंत में पाचन नहीं लिखेंगे, क्योंकि बड़ी आंत में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। तो जब एंजाइम नहीं है तो इसमें क्या होगा? पाचन भी नहीं होगा। जब एंजाइम नहीं है तो इसमें पाचन भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या चीज बनाती है? ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है ये? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसे नॉर्मली अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो बड़ी आंत और इसी में लिखेंगे एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने कभी कभी किसी को कहते सुना होगा, यार डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने तो मेरा एक शरीर का हिस्सा ही काटकर अलग कर दिया। क्या? अपेंडिक्स को काट दिया। ठीक है, अपेंडिक्स का दर्द था, मेरे अपेंडिक्स का दर्द था। तो ये अपेंडिक्स क्या है? बड़ी आंत को समझने से पहले आप इसको समझेंगे। ठीक है, और चित्र यही कार्य कर जाएगा। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन क्या है? ये 3 भागों में होती है बड़ी आंत। और ये क्या होता है? ये वाला पोर्शन सीकेम कहलाता है। ये कोलन, ये पहला जो पोर्शन है इसका क्या है? वृद्धांत का जो होता है, बड़ी आंत का जो होता है, सीकम होता है। और फिर क्या होता है? कोलन होता है। ये वाला पोर्शन वो होता है जिसमें मल इकट्ठा रहता है, इसे क्या होते हैं? रेक्टम। ठीक है, और ये क्या होता है? ये आपका सीकेम। और ये क्या होता है? ये होता है कोलन। तो इस प्रकार से ये मिक्स चित्र बना लीजिए बड़ी आंत और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पहले इसी को कीजिए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है। देखिए, आपने जो पशुओं को जुगाली करते हुए सुना देखा होगा, आपने खाना खाने के बाद पशुओं को जुगाली करते देखा होगा। पहले मानव भी क्या करता था? मानव भी पहले इस प्रकार से घास फूस को खाता था, कच्चा भोजन खाता था। ठीक है, तो अब उसने क्या है? उसको आग की जानकारी हुई, तो भोजन को क्या है? वो स्वादिष्ट बनाने के लिए वो भोजन को पकाने के कर खाता है। क्या खाता है? भून कर खाता है, पका कर खाता है। तो यहाँ पर जब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? अब एक अवशेषीय अंग है। क्या है? अब एक अवशेषीय अंग है। मानव ने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, मानव के पहले क्या है? पूंछ भी हुआ करती थी। मानव के क्या है? पूंछ भी हुआ करती थी। तो जब पूंछ का यूज करना उसने बंद कर दिया, तो पूंछ क्या है? अब एक अवशेषी अंग के रूप में है। तो इसी प्रकार से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जो मिलन बिंदु है, वहां पर क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। क्योंकि हम इसका यूज नहीं करते हैं, तो क्या है? अब यहाँ पर धीरे धीरे जब जल्दी जल्दी आप भोजन करते हो, तो यहाँ पर कुछ अधपका भोजन क्या होता है? यहाँ चला जाता है और धीरे धीरे यहाँ पर क्या है? ये सड़ने लगता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। और
इसका यूज ना होने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पेन बन जाता है, ठीक है, ये दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि देखो तुम्हारा जो डाइजेशन है वो डाइजेशन तो क्या है तुम्हारा ये छोटी आंत और बड़ी आंत में कर रहा है, इस भाग को क्या कर देता है वो काट कर अलग कर देता है और धीरे धीरे क्या है ये इस प्रकार से पोर्शन हो जाता है। रेड कलर मेरे पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पर, तो वो क्या काम कर देगा, वो इसको काट कर अलग कर देगा। इसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं, इसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। तो बड़ी आंत को समझने से पहले आप पहले वर्मीफोरम अपेंडिक्स को ही नोट कर लीजिए। लिखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन बिंदु पर अपेंडिक्स या बर्मी फॉर्म, पूरा नाम है इसका बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, स्थित होता है जो कि अब एक अवशेषी अंग है, अब एक अवशेषी अंग है। क्यों है अवशेषी अंग, ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछने का, ठीक है। तो अवशेषी अंग वो होता है जिसका हम यूज करना बंद कर देते, जो कि अब एक अवशेषी अंग है। कालांतर में यह सेल्यूलोज के पाचन में यूज होता था या प्रयोग होता था। सेल्यूलोज क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे बड़ी मात्रा का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये आपको हमने पहले ही चैप्टर में जब आपको कोशिका वृत्ति बताया था तो बताया था जो वृक्ष होते हैं, जो पादप होते हैं, उनका बाह्य आवरण क्या होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। जब पशु जो है चारा खाते हैं, चरी, मक्का, बाजरा, ये सब खाते हैं, तो बाहर का जो पोर्शन, वो हरा हरा पोर्शन होता है, वो क्या होता है, वो सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, वो सेल्यूलोज होता है। तो प्रकृति में सबसे बड़ी ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, सेल्यूलोज है। तो मानव पहले क्या करता था, इसी को खाकर अपने अंदर ऊर्जा जनरेट करता था, जिससे एटीपी का निर्माण होता था, इसको डाइजेस्ट करता था, और डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करता था, वो वर्मीफोरम अपेंडिक्स करता था। लेकिन जब से ये आग का आविष्कार हुआ है और मानव ने भोजन को भून कर खाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका यूज कम हो गया है, धीरे धीरे बंद हो गया है। तो अब एक अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता था। ध्यान करें, अवशेषी अंग के रूप में हमने लास्ट आपको क्या है, ये अक्कल दाढ़, जो दाढ़ होती हैं, जो प्रीमोलर दांत होते हैं, सॉरी मोलर दांत होते हैं, उनमें भी क्या है, वो अवशेषी अंग बनते जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, भोजन को बस जल्दी बाजी के चक्कर में भोजन को जल्दी से खा जाते हो, और जो मोलर दांत होते हैं वो अपना कार्य नहीं कर पाते। तो उसमें भी जो लास्ट वाला मोलर है, मोलर दांत कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो उसमें जो लास्ट वाला मोलर है वो क्या कहलाता है, वो अक्कल दाढ़ कहलाता है। 21 वर्ष की अवस्था में निकलता है, तो वो भी एक अवशेषी अंग था। इसी प्रकार से ये भी एक अवशेषी अंग है। जिस अंगों का यूज करना आप धीरे धीरे बंद कर देते हो, तो वो क्या होता है, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और पूरी जो बड़ी आंत है उसके सिस्टम को समझेंगे, उसमें डाइजेशन क्यों नहीं होता है, या होता तो उसमें क्या होता है। धन्यवाद।